अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 19, डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है जी, तो मॉडर्न फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19.5 है, सिंस मैस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ मोर मैस देन द सेम स्प्रिंग व्हेन नॉट कंप्रेस्ड। बच्चों, हमने आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन में पढ़ा कि E इज़ इक्वल टू mc², और अगर यहाँ से हम m निकालें तो ये हमारे पास आता है E/c²। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस होता है, ये देखें, अगर इस इक्वेशन पे आप गौर कर सकें तो इस पे गौर करें, मैस इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय c²। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है असल में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी कंटेंट्स हैं उसको ही मैस बोलते हैं। सो एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी, एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। ठीक है, एनर्जी कंटेंट्स को आप डिवाइड कर दें c² से तो वो बन जाता है मैस। तो बच्चों, यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस इक्वेशन में c एक कांस्टेंट के तौर पर जो है वो अपीयर हो रहा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो ही मैस उसका जो है उसकी एनर्जी मैस के बराबर होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस उसके एनर्जी कंटेंट्स को कहते हैं, तो ज़रा इस तनाजुर में आप देखिए कि आपके पास एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। बच्चों, जब वो कंप्रेस नहीं था तो उसके जो एनर्जी कंटेंट्स थे वो ज़ाहिर बात है कुछ और थे। फ़र्ज़ करें कि वो x थे। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है। ठीक है बच्चों, जब आप इसको कंप्रेस कर दोगे इस स्प्रिंग को, तो कंप्रेस करने से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ज़ाहिर बात है कि इसके एनर्जी कंटेंट्स पहले सिर्फ x थे, अब इसके जो एनर्जी कंटेंट्स हैं वो x प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गए, यानी कि अब स्प्रिंग की जो एनर्जी कंटेंट्स हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए। अगर एनर्जी कंटेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उस स्प्रिंग के अंदर, आप क्या करें, उस पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करें c² से, तो जो भी आंसर आएगा उतना स्प्रिंग के मैस में इजाफा हो चुका है। ठीक है, अब c² की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पे c² को डिवाइड करेंगे तो जो मैस की वैल्यू आएगी वो बहुत ही स्मॉल आएगी। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मैस में इजाफा तो होगा लेकिन इतना स्मॉल होगा कि आप उसको फील नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पूछा गया कि क्या इजाफा होगा? जी बिल्कुल, मैस में इजाफा होगा, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा c² से। तो उससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उतना मैस में इजाफा हो जाएगा। सो जो चेंज इन मैस है, चेंज इन मैस, वो उसका पहले वाला मैस प्लस जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने से उसने मैस गेन किया, इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में ज़्यादा मैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, एज अ सॉलिड इज़ हीटेड। बच्चों, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो उसमें जो है वो कलर्स आपको नज़र आना शुरू होते हैं। शुरू में रेड कलर क्यों नज़र आता है? बच्चों, ये जो कलर्स हैं बेसिकली ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इनका ताल्लुक़ जो है वो किसके साथ है? इनका ताल्लुक़ है टेम्परेचर के साथ। बच्चों, स्टार्ट में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो आपने पढ़ा हुआ है E इज़ इक्वल टू hc/λ, या एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है जी, इसका मतलब है कि स्टार्ट में अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है बच्चों, रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए शुरू में जब टेम्परेचर कम होता है, एनर्जी भी कम होती है, तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलती हैं। अब वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है? रेड, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसलिए शुरू में स्टार्ट में आपको रेड कलर नज़र आता है, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट कलर नज़र आना शुरू होते हैं और आखिर में जाके आपको वाइट कलर नज़र आता है। ठीक है, सो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है जी, एज टेम्परेचर
गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, जूँ जूँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज़, ठीक है, एनर्जी विल इंक्रीज़। बच्चों एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इस रिलेशन के मुताबिक ये देखें, एनर्जी अगर इंक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, ना भी समझ आए तो आप कमेंट करके पूछिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है जी, इज़ डबल। बच्चों रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी से मुराद एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी, ये ई से मुराद हम एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन ई से मुराद यहाँ पर इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन बन रहा है, आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बच्चों अब टेम्परेचर को डबल किया गया, टेम्परेचर, नया टेम्परेचर जो है उसको मैं टी प्राइम से डिनोट कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स पुराना टेम्परेचर, यानी कि नया टेम्परेचर पुराने टेम्परेचर से दुगना हो गया है। तो जाहिर बात है कि इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी बच्चों सिग्मा टी प्राइम, ठीक है। ये नई इंटेंसिटी है और ये वाली हमारी पुराने वाली इंटेंसिटी है, ठीक है। बच्चों अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें, सॉरी टी की पावर 4 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें 2T और इसका पावर 4। बच्चों 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 इंटू सिग्मा T4। ये जो सिग्मा और T4 है बच्चों ये तो E के बराबर है, सो 16E। तो क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर डबल करने से हमारे पास जो नई इंटेंसिटी आई है वो पिछली वाली इंटेंसिटी से 16 टाइम्स, 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों वो है जी 19.8। ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी अ बीम ऑफ रेड लाइट, एक रेड लाइट की बीम है और एक ब्लू लाइट की बीम है, दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। बताएं कि दोनों में से किसके अंदर फोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। बच्चों हमने पढ़ा एनर्जी जो होती है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय HC ओवर लैम्बडा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं n निकालना चाहूँ तो लैम्बडा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा E लैम्बडा ओवर HC, ठीक है जी। अब देखें एनर्जी सेम है, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों, H पहले ही कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, ये तीनों वैल्यूज़ दिस वन ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और इक्वालिटी की को रिप्लेस कर देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से। सो नंबर ऑफ फोटॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बच्चों जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन भी ज़्यादा होंगे। अब रेड की वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि रेड बीम जो है इसकी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इस रिलेशन के मुताबिक इसके अंदर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। अगर बार बार ये शर्त है, कंडीशन है, अगर दोनों की एनर्जी सेम हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो रेड बीम कंटेन्स मोर फोटॉन्स, रेड बीम के अंदर ज़्यादा फोटॉन्स होंगे। कब? अगर ब्लू और रेड दोनों बीम्स की एनर्जी क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गया? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह है क्वेश्चन नंबर 9। विच फोटॉन, बताइए कौन सा फोटॉन, रेड कलर का, रेड मतलब कलर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका फोटॉन, या ग्रीन कलर की रेडिएशन का फोटॉन, या ब्लू कलर की जो रेडिएशन उसका फोटॉन, किस फोटॉन में ज़्यादा एनर्जी होगी और ज़्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है जी। तो बच्चों आपको पता है कि जो एनर्जी का रिलेशन है, अभी अभी हमने पीछे बनाया है एनर्जी का रिलेशन, तो उसको दोबारा देख लीजिए। एनर्जी इज़ इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, ठीक है। अब देखें एनर्जी जो है ये वेवलेंथ के साथ H और C अगर कांस्टेंट ले लिए जाएँ तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन ये बन रहा है, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। बच्चों रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों में से जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और अगर मोमेंटम को देखा जाए तो मोमेंटम जो है P इज़ इक्वल टू H बाय लैम्बडा, या मोमेंटम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये लैम्बडा भी वही है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम सबसे कम होगा। तो बच्चों रेड कलर जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। ब्लू जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, सो ब्लू की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है और ब्लू का मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा है। सो
हम कह सकते हैं कि ब्लू फोटोन कैरीज मोर एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, यहाँ ब्लू फोटोन से आप ये ना समझ लीजिएगा, ब्लू फोटोन से मुराद ये ले रहे हैं कि जो ब्लू कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उसका जो फोटोन है, ठीक है, ब्लू फोटोन बेसिकली एक एनर्जी पैकेट है, ठीक है, तो आप ज़रा इससे थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच हैव द लोअर एनर्जी क्वांटा, ठीक है, मतलब किस का जो एनर्जी क्वांटा है वो कम है, रेडियो वेव का या एक्सरे का। बच्चों वही रिलेशन बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, E इज़ इक्वल टू hc/λ, ठीक है। बच्चों देखें, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब जो एक्सरेज हैं इनकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो इनका एनर्जी क्वांटा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा उसकी जो एनर्जी वैल्यू है। सो एक्स रेज का एनर्जी क्वांटा एनर्जी में ज़्यादा होगा रेडियो वेव के मुकाबले में, क्योंकि रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। डज ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट प्राइमरली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ। ब्राइटनेस ऑफ बीम इज फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब है इंटेंसिटी से क्या मुराद है कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो ब्राइटनेस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। वाइट लाइट की आप बात कर लें, ठीक है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी से मुराद है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा करते जाएँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम करते जाएँ इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज इमिटेड। बच्चों डाइज जो हैं वो हम आमतौर पर कलर्ड सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लाइक कपड़े को कलर करने के लिए या और इस तरह की। ये कलर्ड सब्सटेंसेस होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कलर रखती हैं या कलर कंटेन करती हैं, ठीक है। बेसिकली तो इसके अंदर एटम्स ही होते हैं ना। वो कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो फॉल कर रही है डाइज़ के ऊपर, है तो डाइज़ के एटम के ऊपर फॉल कर रही है। ये फ़र्ज़ कर लें डाई उस डाई का एटम है और ये अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है। कुछ जब लाइट फॉल करेगी तो ये एटम जो है ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। उसके बाद ये डी एक्साइट होगा, ठीक है, ये डी एक्साइट होगा। तो जब ये डी एक्साइट होगा जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसको इमिट करेगा। इसने एब्जॉर्ब तो की थी अल्ट्रावायलेट लाइट, लेकिन इमिट कौन सी कर रहा है, विजिबल लाइट, ठीक है। वो कहते हैं क्वेश्चन में यह है कि व्हाई दिस नॉट हैपन्स व्हेन इंफ्रारेड लाइट इज़ यूज। आप यहाँ पर तो हमने यूज़ किया ना अल्ट्रावायलेट यूवी, आप यूवी की बजाय आईआर यूज़ कर लें। अगर आप आईआर यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर विजिबल लाइट जो है वो आपको नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती बच्चों, देखें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे नीचे है आईआर, उसके ऊपर हमारे पास है विजिबल और उसके ऊपर हमारे पास है अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट को हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा एनर्जी होती है। और इमिट हमने कौन सा किया, इमिट हमने किया विजिबल। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप आईआर एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम इस कम्बिनेशन को देखें तो हम ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कम एनर्जी वाली इमिट कर रहे हैं। तो अगर आप आईआर एब्जॉर्ब करते हैं तो इससे जो कम एनर्जी है वो रेडियो वेव्स होंगी या माइक्रोवेव्स होंगी, जो भी होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो माइक्रोवेव्स होंगी। तो आप अगर आईआर एब्जॉर्ब करेंगे तो आप इमिट कौन सी करेंगे, उससे कम एनर्जी वाली, यानी कि इससे ज़्यादा एनर्जी वाली तो आप इमिट कर ही नहीं सकते। ये तो अगेंस्ट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है जी। सो आप इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वाइट अपना विजिबल लाइट या वाइट लाइट जो है उसको इमिट नहीं कर सकते। दिस इज़ अगेंस्ट, आप कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा एनर्जी खारिज कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13। विल ब्राइट लाइट इजेक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस क्वेश्चन का ताल्लुक किसके साथ है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के साथ है, ठीक है। ब्राइट लाइट जो है, ब्राइट लाइट का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं,
ब्राइट लाइट का मतलब है कि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, और ईच फोटॉन मतलब आप यूँ कह लें 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि बच्चों एक फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकालता है तो अगर ज़्यादा फोटॉन होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यस, इसका आंसर बिल्कुल यस होगा, यस ऐसा ही होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है बच्चों। ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसका ताल्लुक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डिपेंड करता है लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर या लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे ना लाइट की, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो ज़रूर बढ़ेगी लेकिन उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। तादाद कैसे बढ़ेगी? इंटेंसिटी से, ठीक है। इसका मतलब है कि हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है उससे फोटोन की तादाद में तो आप इजाफा नहीं कर सकते, ठीक है। फोटोन की तादाद में इजाफा करने के लिए आपको इंटेंसिटी बढ़ाना होगी, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किस चीज़ को बढ़ा देगी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ा देगी। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन लाइट शाइन ऑन अ सरफेस डज द मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द सरफेस। बच्चों हमने पढ़ा कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल सरफेस होती है, ठीक है जी। लेट सपोज कि ये मेटल सरफेस है और हम इसके ऊपर लाइट शाइन करते हैं, और लाइट शाइन करने से इसकी सरफेस से अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसकी सरफेस से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है जी। बच्चों ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ये जो लाइट हमने स्ट्राइक की है मेटल सरफेस से, इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं एज पार्टिकल, ठीक है। तो जब दो पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो पार्टिकल अपना एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है और अपना मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करता है। तो इसका आंसर भी येस ही होगा कि फोटॉन्स जब एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है और मोमेंटम जब उसको ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो मूव करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी और यहाँ पर मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन 17, फोटोन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी। फोटोन ए की जो एनर्जी है वो दूसरे फोटोन से डबल है, फोटोन बी से डबल है। अब इनके मोमेंटम की रेशो निकालनी है हमने, ठीक है बच्चों। हमने पढ़ा कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है E/c, ठीक है। फोटोन ए होगा E हो जाएगा, फोटोन बी होगा तो यहाँ पर भी E के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में B लिख देंगे। अब आप इसे कह दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दें। PA/PB इज़ इक्वल टू EA/C और डिवाइडेड बाय EB/C। बच्चों C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन देखें EA जो है वो 2EB के बराबर है, तो यहाँ पुट कर दें, ठीक है जी। PA/PB इज़ इक्वल टू EA की जगह हम पुट कर देंगे 2EB और नीचे भी बच गया हमारे पास EB, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों इनके मोमेंटम की जो रेशो आ गई वो आ गई 2 और नीचे क्या बचा 1। सो रेशो ऑफ देयर मोमेंटा इज़ इक्वल टू 2:1, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हम देख जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो हमारा क्वांटा है, एनर्जी क्वांटा, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एनर्जी क्वांटा, उसकी एनर्जी, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें फोटोन। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए ये 0.1 MeV एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे लेकर 1 MeV तक। अब जो विजिबल लाइट है ना, इसका जो फोटोन है इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज़ लेस दैन 0.1 MeV। सो इससे कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हो सकता, फोटोन की एनर्जी कम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 19, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। क्या वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन हो सकता है?
तो बच्चों वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वी नीड हैवी न्यूक्लियाई या हैवी न्यूक्लियस, वी नीड अ हैवी न्यूक्लियस फॉर पेयर प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो जब हमारा फोटोन आ रहा होता है यूं करके, तो यहाँ एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए जो इसको स्टिमुलेट करे और जिसके नतीजे में यहाँ पेयर प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या कोई और पेयर। ठीक है, सो अगर ये नहीं होगा हैवी न्यूक्लियस यहाँ पर, तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा बच्चों, मोमेंटम डज नॉट कंजर्व, मोमेंटम डज नॉट कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो वैक्यूम में आपको पता है वैक्यूम में तो कोई हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो पेयर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, सो इसका आंसर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 20, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। बच्चों अगर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन में ये सिंगल ये हमारे पास फोटोन आ रहा है और ये हैवी न्यूक्लियस पड़ा है और इस फोटोन से सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है इस सिस्टम का वो ज़ीरो है और फाइनल भी ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए एक पॉजिट्रॉन भी पैदा होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दोनों का मोमेंटम बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पॉजिट्रॉन का मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम हमारा ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर खाली इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, अगर खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट होगा तो बहुत सारे लॉ वायलेट हो जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वायलेट हो जाएगा, क्योंकि फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, आप नो चार्ज से चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और नो चार्ज से आप एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इनको वायलेट करता है, इसलिए आप एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं कर सकते। सो पहले हमारे आंसर यस यस थे, अभी हमारे आंसर क्या चल रहे हैं, नो नो चल रहे हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 पे। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन, एंड आ प्रोटॉन, एक हमारे पास है प्रोटॉन, हैव सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, दोनों की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो सेम है, विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वो जो हमने पढ़ा कि मोमेंटम डी ब्रॉय रिलेशन में इज इक्वल टू एच ओवर लैम्बडा, सो मोमेंटम बराबर होता है एम वी के, विच इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्बडा। ठीक है, अब आप v को यहाँ रहने दें और m जो है इसको आप यहाँ ले जाएं, ये h ओवर m लैम्बडा। बच्चों अब h और लैम्बडा ये कांस्टेंट हो गई, क्योंकि h तो है ही कांस्टेंट और लैम्बडा हमने कह दिया कि सेम है। ठीक है, सेम है, सो लैम्बडा भी कांस्टेंट हो गया। सो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस, इसका मतलब है जिसका मैस ज़्यादा उसकी स्पीड कम। तो मैस ज़्यादा किसका है बच्चों, मैस ज़्यादा है प्रोटॉन का, उसकी स्पीड क्या होगी, कम। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो पूछा गया है विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड, सो आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन हैज़ ग्रेटर स्पीड, इलेक्ट्रॉन हैज़ ग्रेटर स्पीड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव द सेम एनर्जी, कुछ पार्टिकल में दिए गए हैं, कौन कौन से पार्टिकल दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है जी, उसके बाद जी न्यूट्रॉन और उसके बाद जी प्रोटॉन। ठीक है, ये चार पार्टिकल हमें दिए गए हैं और पूछा गया है अगर इन सारे पार्टिकल की एनर्जी सेम हो तो बताइए विच हैज़ द शॉर्टर वे, तो किसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। बच्चों अभी हमें रिलेशन किस किस के दरमियान बनाना है, ठीक है जी, एनर्जी और उसके साथ साथ वेवलेंथ। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों ये बराबर होती है p² ओवर 2m। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बराबर होती है हाफ mv²। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ mv² को, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और m से ही डिवाइड कर दूँ तो बच्चों ये m और ये m तो हो जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 m² v² ओवर m। बच्चों m² v² ये मोमेंटम हो गया, ये हो गया p² ओवर m और ये वाला 2m इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन हमने बना लिया। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको p² इज़ इक्वल टू 2me
और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू √2m_e। बच्चों एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द √e। बच्चों अब जिसकी एनर्जी तो सेम है, एनर्जी सेम है, हमें यहाँ पर एनर्जी के बजाय हमें यहाँ पर जो है वो मैस को लिखना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी तो सेम है, सो मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू m मैस, ठीक है। बच्चों इसका मतलब है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अब ज़रा आप आ जाएं मोमेंटम और वेवलेंथ पे, P इज़ इक्वल टू h/λ और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखें जिसका मैस ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन चारों में से जो अल्फ़ा पार्टिकल है बच्चों इसका मैस सबसे ज़्यादा है। अगर मैस सबसे ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा है, और मोमेंटम सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे शॉर्टर है। तो आंसर क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है बच्चों? अल्फ़ा पार्टिकल की है। तो इसके साथ ही हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गए बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।